अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें होंगी, अपडेट्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आज की टॉप स्टोरी भी होगी। लेकिन आप सबको एक दफ़ा फिर ईद चूँकि अब ख़त्म हो चुकी है, सब ने कुर्बानी के फ़राइज़ में अंजाम दे लिए होंगे। और यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमने ईद शोज़ भी किए और आप सब भी हमारे साथ थे, बहुत अच्छा फीडबैक आया। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो हम सब भी आपकी फैमिली का यकीनन हिस्सा होते हैं। हम सब ने भी ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने की जो है ना वो जो ज़िम्मेदारी होती है उसे पूरा किया, सर अंजाम दिया और बहुत अच्छे से जो है ना वो तमाम मामलात हो गए। बैक टू द रूटीन। तो आज सबसे पहले आज के शो का आगाज़ करेंगे और अपनी जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डालने से पहले आज की जो स्टोरी है उस पर नज़र डालेंगे। तो आइए सुनते हैं कि आज की कहानी क्या है। बहुत दिनों के बाद कहानी हो रही है और कहानियाँ करने में तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो वो कहानी सुनाती हूँ आज आपको कि एक लड़का जो है वो कहीं जा रहा था और उसने सड़क के किनारे कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सोच में पड़ गया। और उसने देखा कि कई जो है ना सारे हाथी एक बार बारीक और झूठी रस्सी से जो है ना वो बंधे हुए हैं। सोचा इतना ताकतवर जो जानवर है तो इसे तोड़कर आराम से भाग सकता है, लेकिन वो एक ही जगह खड़े हुआ है। फिर ये बात उसने हाथियों की ट्रेनर से पूछी। ट्रेनर ने बताया कि जो हाथी हैं उनको छोटी उम्र से ही बारीक और पतली रस्सियों से बांधा जाता है। इस उम्र में उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि उसे तोड़ सकें और वो बार बार कोशिश के बावजूद भी रस्सी नहीं तोड़ पाते और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि ये रस्सी नहीं टूट सकती। ये सुनकर आदमी सोच में पड़ गया कि एक ताकतवर जानवर इससे आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा सोचता है और समझता है और कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह और वो कभी भी हाथी ने जो है ना वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं की होती, वो बंधा रहता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमसे भी कोई काम नहीं होता तो उसकी वजह ये होती है कि हम ये सोच बैठते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से जो है ना हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं और जो कामयाबियाँ हैं वो पीछे रह जाती हैं। हम अपनी जो है रस्सी तोड़ते नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। तो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर कश्ती कभी पार नहीं होती, बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप भी बार बार कोशिश करें, ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके काम है उनको अंजाम देने की कोशिश करें और रस्सी तोड़ दें और भाग जाएं। बड़ा मज़ा आता है जब रस्सी तोड़ के बैल भागता है ना गली में, तो सारे बच्चे पीछे भाग रहे होते हैं। वो सीज़न निकल गया है, किस किस का बैल भागा, किस किस की गाय भागी, वो सब वीडियोज़ में हमने देखा कि बहुत सारे जो है ना वो जानवर भाग जाते हैं, फिर उनको पकड़ने का एक अलग सिलसिला होता है। बहरहाल वेलकम करते हैं अपने शो में हमारे मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम मेरे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई ने तो भाई ईद का सारा वार्डरोब हैंग किया था, जाऊँगा चौथे दिन, जूते शूते कहाँ जा रहे हैं? देखिए जो चीज़ें ससुराल से आई ना उनको इसी तरह एहतियात से रखा जाता है। ससुराल से आई हैं? नहीं, अपनी खुद शौक से खरीदी। ससुराल वालों की बुराई तो नहीं कर रहे, कोई नहीं भेजता मुझे ससुराल से। बुढ़े हो गए अब, काहे के लिए ससुराल वाले भेजेंगे? मतलब ससुराल वाले इसीलिए कि आपको जो है ना 50 साल की उम्र में भी कपड़े भेजें। उन्होंने तो नहीं कहा कि उनकी क्लास ले रही हो यार। और आपके ससुराल वालों ने क्या भेजा आपके लिए? मेरे ससुराल वालों ने मुझे गोश्त भेजा था तो मैंने जवाब में उन्हें भेज दिया बकरे की रान। बकरे की। अच्छा, ससुरालों में क्या होता है, बकरे की रान भेज देते हैं, ऐसा है आपके पास सेटअप? हाँ वो बिल्कुल है। आसान और सस्ता मामला होता है यार, भेजो चिपकाओ इनको, नहीं किसी हद तक ऐसा होता है ना? और हिस्सा होता है बाकायदा भाई कि भाई भेजना है, इसके बगैर तो ज़ाहिर है शाम नहीं हो सकेगी। सबसे बड़ी तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है। ईद कैसी गुजरी आप दोनों की, ये बताएं। ईद सही गुजरी और जैसे कि एक रूटीन की ईद होती है, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी। कसाई हमारा एक बंधा हुआ है तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया होती कि नहीं आया? टाइम से आया और टाइम से फारिग कर दिया। 9:30 बजे वो बोटी कीमा पाए सब बना के जा चुका था, तो सुकून था ज़िंदगी में। उसके बाद हम बांटने निकले, शाम तक उससे भी निमट चुके थे। और उसके बाद जो है बाकी आपको पता है ईद का दिन जो है वो ख़ास तौर पे मर्दों का तो क्या खैर पकाया, क्या खाया? और एक मिनट पहले ज़रा मैं अशरफ भाई से तो पूछ लूँ, कुर्बानी लेट हुई, कसाई लेट मिला, क्या हुआ? नहीं, इस दफ़ा तो हमारी तरफ मस्जिद में फ़हीम भाई को बताऊँ, मैं भी बेटे ने बताया था कि सुबह 6 बजे नमाज, मैंने बेटा इतनी जल्दी 6 बजे नमाज के लिए उठे थे। नमाज़ पढ़ कर आए तो नीचे जो जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि वैसे ही हमारा मतलब वो जो एक फैमिली के होते हैं वो आके उन्होंने मैंने कहा पहले देख लो भाई।
तो वो आके धड़ उसने बकरे जो है ज़बह करना शुरू कर दिया। फिर 2 गाय लगी हुई थी, तो हमने कहा भाई हमारा भी पहले बकरा कर दो, और कज़न के साथ मिलके हमने हिस्सा डाला हुआ था। तो वो उधर था कज़न के यहाँ पे बकरा कराया, और उन्होंने माशाल्लाह मतलब कि वही 9 बजे तक फारिग हो गए थे, सब कुछ ऊपर ला के सारे सब हिस्से बना। सबसे अच्छा काम होता है कि आप जल्दी फारिग हो जाए। किसने क्या, लड़कों ने कुछ बनाया, कोई बारबेक्यू, कोई टिक्के, कोई कुछ, के बस ऐसे ही बैठ के गोश्तखोरी की है सारा ये टाइम। लड़कों से पूछा ना। हाँ, ये भी बड़ा गलत सवाल। कहाँ है लड़के? कोई पूरे स्टूडियो में कोई लड़का है? शुजा को बुलाओ, वही लड़का बचा है बस, यहाँ खुश हो जाएगा पीछे। बिल्कुल। शुजा ने भी कुछ नहीं किया होगा, इतना काम चोर है वो। यहाँ तो शुजा भी जल्दी आ गया बहुत। बेचारा कहेगा आज जल्दी क्या आ गया। ईद के अपने मज़े होते हैं इस ईद के भी। और ख़ास तौर पे ईद से पहले तो बच्चों की सही मायनों में वो होती है एक्टिविटी, तो उनको मिल जाती है। मैं सबसे छोटा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है ना इन चीज़ों में। तो कल जब मैं गोश्त बांटने निकला, परसों सॉरी, तो बड़ा बेटा मेरे साथ था, तो अचानक वो कहता है गाय कट गई, अब मामा के लिए बुरी खबर है। मैं हैरान हुआ, मैं अब इसको लिंक कर रहा हूँ कि बेगम के लिए खबर बुरी कैसे है? लग बना दिया अंदर खबर तो उसने, मैंने काफ़ी देर सोचने का उसी से पूछ लिया, उन्होंने कहा मामा के लिए कैसे बुरी खबर? मैं देखें मोहम्मद यूशा जो हैं वो तमाम वक्त बाहर रहते थे, अब उनकी वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, वो घर में आएंगे, मामा का फ़ोन लेंगे तो मामा को फ़ोन नहीं मिलेगा अब, तो मामा के लिए बुरी खबर है। बच्चे इतना गहरा सोचते हैं आजकल के और खैर एंजॉय किया। मोहम्मद यूशा जो मेरे सबसे छोटे बेटे हैं, चारा भी वही बना रहे हैं, टहला भी वही रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, गाय को नहला भी वही रहे हैं, तो वो सही मायनों में बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हो जाती है। बच्चों के तो वाकई दिल लग जाता है इस चीज़ पर, और बड़ा मज़ा आ जाता है। आपने कुछ पकाया वकाया कि बस ऐसे खाते रहे और बस बेगम का दिमाग ख़राब करते रहे, ये बना दो वो बना दो? खाते रहे। क्या खाया? वो जो खैर कलेजी मैं खाता नहीं हूँ, घर में जैसी कलेजी आके बनती, कलेजी घर वालों ने खाई थी। मुझे वो जो सूखे हुए जो नहीं होता है गाय के गोश्त की जो छोटी छोटी बोटी का होता है, वो टिक्के जैसा जो, वो ज़बरदस्त सा वो कोयले से उसकी वो लगाने के बाद वो बनाती हैं, घर पे हमारे यहाँ बनता है वो। बाकी सूखे वाले सालन ख़ास तौर से मज़ा आता है। और बाहर तो इस वक्त जो हालत है, बाहर आप कुछ खा नहीं सकते हैं जो नहीं, इस ईद पे तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो है ना खाने का मज़ा भी नहीं आता, घर में जो खाने का मज़ा आता है, फ्लेवर आता है। आपने क्या बनाया वो बताएं। मैंने ओहो क्या क्या नहीं बनाया, बड़ा मज़ा आया ईद पर। दूसरों से पूछ के बैठी। मैंने जी सबसे पहले दिन बनाया पेशावरी नमकीन रोश, बहुत अच्छा बना। ऐसा नहीं है आप जो उल्टे सीधे नाम बता रहे, सूखा सूखा ये वो खा लिया नाम, आप कुछ नहीं पता। अच्छा जी, पेशावरी नमकीन रोश बनाया फ़हीम भाई। फिर दूसरे दिन बनाया जी यखनी पुलाव, मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। आजकल ये जो इंटरनेट पर रेसिपीज मिल जाती है ना, बड़ा आसान हो गया ख्वातीन के लिए। चलो बना तो लेते हैं ना। वो पेशावरी नमकीन रोस्ट तो मैंने इंटरनेट से ही देख के बनाया था, लेकिन पहली दफ़ा मैंने बनाया, लेकिन क्या बहुत मज़े का बनाया। मुश्किल बनाना, मुश्किल देखने में लग रहा था, लेकिन बनाने में बहुत आसान है, मतलब बहुत अच्छा बना, बहुत इजी रेसिपी है। किसी दिन जो है ना किचन सेटअप कर देते तो मैं खुद ही यहाँ पे बना लेती। वाह वाह, उस दिन मुझे ज़रूर बुलाइएगा मॉर्निंग शो में। आपको घर बुला बुला के थक गए, आप आए नहीं। और क्या बनाया, और बाकी जो रूटीन के पास्ता शास्ता होता है वो सब चल रहा था साथ साथ। बहरहाल जी खबरें रह जाएंगी, हम तो ऐसी बातें करते रहेंगे खाने पकाने की चीज़ों की, मज़े मज़े की, लेकिन वो सब बातें साथ साथ चलती रहेंगी। शहर कायद में जो है ना वो नादरा की इमदाद के लिए जदीद सिस्टम, नादारों की इमदाद के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए फैक्ट्री मालिक ने नया सिस्टम मुतारिफ करवाया, और गोश्त फराहम करने वालों ने कहा कि सिस्टम का मकसद है कि शहरियों की हक तलफी ना हो। तो ये सिस्टम क्या है, किस तरह से बांटा गया, क्या बायोमेट्रिक सिस्टम के जो है वो इस्तेमाल किया गया, कैसे किया गया, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखा कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई और सफाई सुथराई के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जी ईद के मौके पर शहर भर में आलाइशें उठाने के काम से मुताल्लिक जो है वो ब्रीफिंग के साथ साथ बताया गया कि जो है वो कितना अच्छा काम हुआ है, और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला को जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने शाबाशी दी कि काम अच्छा हुआ और बेहतर सूरत हाल शहर भर में नज़र आई। इसके अलावा कराची के शहरियों की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि LPG की कीमत में मज़ीद 10 रुपये का इजाफा हो गया और LPG 250 रुपये से बढ़कर 260 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ हमने देखा कि ईद के जो दिन थे उन पर लोड शेडिंग भी रूज पर रही। मुख्तलिफ इलाकों में ईद के तीसरे दिन भी लोड शेडिंग जारी रही, और कई इलाके हैं जिसमें आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, भीमपुरा, लीर मार्केट, मूसा लेन, कई इलाके थे जिनमें बिजली गायब रही, और लोड शेडिंग की वजह से जो शहरी हैं वो परेशान नज़र आए और शिकवा करते रहे कि जनाब ईद के मौके पर भी बिजली है कि नायाब है।
अच्छा, इसके अलावा ईद उल अज़हा पर एसएसजी को अहलियान कराची पर रहम ना आया। ना सिर्फ बिजली गायब थी, लोड शेडिंग हो रही थी, बल्कि गैस के हुसूल के लिए भी जो मंजूर कॉलोनी सेक्टर बी के मकीन थे वो तरस गए। इलाके में गैस की सूरत हाल ऐसी थी कि जनाब वो बस ना होने के बराबर थी। कई कई घंटों गैस गायब भी रही। और जैसे अभी हम खानों की बातें कर रहे थे तो वाकई उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि जब आपके घर में जो है ना सब कुछ रेडी हो और गैस ना हो कि आपने खाना किस पे बनाना है। और ईद त्यौहार के मौके पर वाकई अगर घर में खाना ना बनाओ, आपका एहतमाम ना हो, तो लगता ही नहीं कि ईद है या कोई स्पेशल ओकेजन है। तो उसके ऊपर ख़वातीन बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या करना है। और गैस की वजह से हमने देखा कि वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ओवरऑल शहर भर में क्या सूरत हाल रही। और जो अलाइश उठाने का सिलसिला था वो तो हमें नज़र आते रहे, काम होता रहा, लेकिन ये इलाका वाइज सूरत हाल बहुत वेरी कर रही होती है। तो आइए जानते हैं अपने नुमाइंदगान से जो देखते रहे होंगे। अशरफ भाई, आप किस दिन वो फ़हीम भाई, आप किस दिन आपने छुट्टी? वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब खबर ये है कि हमने देखा कि एक फैक्ट्री मालिक है, उनकी तरफ से कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया और बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुआ। ये क्या तरीका है अशरफ भाई? और जैसे हम बात करते हैं कुर्बानी में भी अब वो नमूद नुमाइश का फैक्टर आ गया, तो आपने जब वहाँ पर गए, आपने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, ज़रा बताएं उसके बारे में। जी, जैसे कि कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में हम खबरों के लिए सर्च के लिए निकले हुए थे कि और जैसे यहाँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ख़ास तौर से जो है गरीबों को गोश्त की तकसीम जो है ईद कुर्बान पे होता है, तो हम वो सर्च करें तो एक फैक्ट्री मिली और दाऊद चौरंगी से पहले, और वहाँ पे इतना रश था रमशा, मैं आपको बताने से इतनी लंबी लाइन कि मतलब वो लाइनों में ही मतलब तकरीबन 1000-1500 बंदा सिर्फ लाइन में खड़ा हुआ था। ख़वातीन की भी थी, मर्दों की भी थी। तो मैं गया, फिर मैंने जाके, कैमरामैन भी थे कयूम, हमने जाके पूछा भाई क्या है, तो क्या गोश्त मिल रहा है। हमने कहा तो कितना गोश्त है, आज तीसरा दिन है, तो कह रहे हैं कि रोज़ ऐसे ही है और जो लोग आ रहे हैं। खैर फिर वो फैक्ट्री मालिक उन्होंने देखा, उन्होंने पहले आके मना किया, तो उन्होंने कैमरा मेरा बंद करो कि भाई हमें ये नहीं करना है, वो हम दे रहे हैं बस अल्लाह की राह में दे रहे हैं वो। तो फिर उन्होंने पहचान लिया कि वो घाटी में आते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ मैं अंदर दिखाता हूँ। तो उन्होंने अंदर जाके दिखाया, कह रहे कैमरे पे नहीं आऊँगा मैं, मेरा नाम वाम भी नहीं चला है, लेकिन हमारी फैमिली है जो करती है और हर साल करती है और तीनों दिन हम देते हैं। और ये सिस्टम ये है कि तकरीबन जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि कंप्यूटराइज था सारा, तो मैंने जाके देखा बायोमेट्रिक लगी हुई थी, मर्द पे भी ख़वातीन, मतलब 15-15 लोग को इंटर कर रहे थे गेट से और उनको जो है गोश्त दे रहे थे। तो ये भी नहीं कि 2-3 बोटियाँ, 4-5 किलो रमशा एक फैमिली को दे रहे थे। और क्योंकि अंदर जब जानवर देखा तो 17-18 मन का एक जानवर जो था वो कट रहा था, और बताया तीनों दिन में 125 जानवर जो हैं बड़े जानवर उन्होंने काटे। बायोमेट्रिक का क्या सिस्टम लगा? बायोमेट्रिक का ये था कि जो भी अंदर आ रहे थे 15 लोग मर्द और ख़वातीन, तो उनका बायोमेट्रिक हो रहा था। इसका मतलब तस्दीक हो रही थी कि भाई ये पहले लेके गया है नहीं गया। अगर लेके गया तो उस पर क्रॉस आ रहा था, डबलिंग ले जा चुके हैं, तो उनको बोलते थे माजर। तो वहाँ पे बिरयानी भी थी, मीठा भी था, जैसे वो डबल लेने आ गए तो बिरयानी या मीठा दे दिया, भाई आप ले जाओ। लेकिन जो लोग आ रहे थे उन्होंने बस ये कह रहे थे जो मुस्तहक है किसी का जो हक नहीं मारे, ये वो हमारे मेहमान हैं, वो आके लेके जा रहे हैं, आप हर किसी को मिले, अब आप लेके जा चुके हैं तो आप दोबारा लेने नहीं आए, उनका ये था। अब खैर लोग आ रहे थे और बड़ी तादाद में, और जो वहाँ पे बायोमेट्रिक कर रहे थे, और ख़ास तौर से क्योंकि अभी आज भी गर्मी और कल शदीद गर्मी थी, और हम वहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे रहे और मुख्तलिफ उनको देखा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो गाय कट रही थी। जब हम पहुँचे थे तो गोश्त ख़त्म हो गया था, फिर गाय ज़बा हो गई थी, उसके बाद उसके पीसेस बन रहे थे, तो वहाँ लोग खड़े हुए थे। तो क्योंकि हमारा इंतज़ार करना, तो मैंने बाहर जाके बताया भाई अंदर अभी जो कुर्बानी का जानवर कुर्बान हुआ है, अब उसकी बोटियाँ बन रही हैं, फिर आपको बड़ी तादाद में हम लोग पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली जानवर काटने वाले को भी तो टाइम चाहिए बहरहाल। और हमने ये भी देखा कि सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से जो है ना, कई जगहों पर हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम नज़र आया, कई जगहों पर हमने देखा कि इतनी बेहतर सफाई के इंतजाम नहीं थे। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन नज़र आई, आप भी हमें अपने इलाके की सूरत हाल कॉल करके बता सकते हैं। फ़हीम भाई, आपने क्या देखा ओवरऑल, जहाँ जहाँ से गुजर हुआ, आप भी गोश्त बांटने निकले थे, कैसे सफाई सुथराई के इंतजाम नज़र आए? एक तो आपने जो है ना मुझे फोकस कर लिया है कि मैं सिर्फ गोश्त बांटने निकला था, मुझे छुट्टी में आपने कोई रिपोर्टिंग तो की नहीं, ना आप कहीं फील्ड में थे, ना आप दफ्तर में थे, तो क्या करूं? मैंने आपको पहले बता दिया ब्यूरो चीफ एसोसिएशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि मैंने क्या किया। तो देखिए सुन्नत इब्राहिमी का हुस्न जो है ना, इसको खड़काओ, देखो कौन कौन आया था कि कहीं सुन्नत इब्राहिमी का हुस्न यही है जो अशरफ भी बता रहे थे कि ये एक ऐसा फरीज़ा है कि जिसके ज़रिए बहुत
सारे लोग जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो लोग जिनको जो है वो गोश्त सिर्फ इस फैक्ट्री से मिल रहा था, आम लोग भी ज़ाहिर यही कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने डीप फ्रीजर्स नहीं भर रहे होते, लोग जो है बांट भी रहे होते हैं आपकी तरह। तो इसमें जो है वो बेसिकली लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा गोश्त जिन्हें सारे साल खाने को नहीं मिलता, उन्हें जो है वो मौका मिल मेरा जाता है। फ्रीजर आप आ जाए कल और देख ले, वीडियो बना के ले जाएगा कितना गोश्त उसमें नजर आएगा। वो मैं मौसिन से मंगवा लूँगा। तो बेसिकली लोग ये करते भी हैं। देखिए इसे मजाक और इसमें कोई मजायका भी नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे इल्म है, कि आप कुर्बानी का गोश्त जो है वो बेसिकली तो अपने लिए हिस्से हैं ना, इस्तेमाल भी 3 कर हिस्से सकते आप हैं। बनाएं और बांटें और अपने लिए भी रखें, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। तो वो एक अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो यही होते हैं कि जनाब आलाइशें नहीं उठती। और शहर का इस दफ़ा भी अगर हम पिछले सालों के बनिस्बत देखें तो इस दफ़ा मुझे कुछ सूरत हाल बेहतर ज़रूर नज़र आई, लेकिन फिर भी शहर के बाज़ इलाकों का हाल वही था। और जो आप शुरू में भी कह रही थी कि वेरी करते हैं, बाज़ इलाके जो जहाँ से ये समझ लीजिए कि पोश इलाकों में या बेहतर इलाकों में आपको नज़र आता है, जहाँ से जो है ख़बरें बन सकती हैं, जहाँ पर आलाइशें पड़ी हों तो मीडिया उन्हें कवर करके जो है ख़बर बना सकता है, वहाँ पे फिर मुझे फोकस नज़र आया। लेकिन अगर आप जो है वो सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, कोरंगी, इस तरह के इलाकों में निकल जाएँ तो वहाँ पर आलाइशें आपको आज के दिन भी पड़ी मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बेहतरी आई ज़रूर है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने इस दफ़ा जो है वो काम करना था। इसमें मुझे एक शख्स जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आया, वो कमिश्नर कराची है। मैं मुसलसल फॉलो भी कर रहा था कि वो हज़रत कर क्या रहे हैं। तो मुझे नज़र आया कि वो तीनों दिन जो है उन्होंने सारे जो सिस्टम था उठाने का या लाइसें उठाने का, उसको मॉनिटर भी किया, तीसरे दिन भी इजलास किया, चौथे दिन भी इजलास किया। तो चीज़ें जो है कुछ मुझे बेहतर नज़र आई। अच्छा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी जो है टीम्स को मुबारकबाद दी कि अच्छा काम हुआ। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं कि उनके इलाके में क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? अरसलान बात कर रहा हूँ, मटकी वाली क्लियर बरंगी से। अच्छा जी अरसलान साहब, तो बताइए, एक तो ईद की आपने यकीनन बहुत अच्छे से गुजारी होगी, ईद मुबारक आपको। और साथ साथ ये बताइए कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई के इंतजाम की? बहुत बुरी सूरत हाल है। अब तक जो आलाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। 2-3 बार गाड़ी आई, उठाकर ले गई, उसके बाद फिर कोई गाड़ी नहीं आई उठाने। सही। और केएमसी का अमला या दीगर अमला आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ या ट्रक्स नज़र आए जो आके गाड़ियाँ उसे उठा रहे हों या सफाई कर रहे हों दोबारा भी? पहले दिन नजर आए थे, उसके बाद से कोई भी नजर नहीं आया। ठीक, शुक्रिया अरसलान साहब, आपने कॉल। आप किन किन इलाकों में गए शफान साहब? कोरंगी का तो हमें ये अरसलान ने भी अपडेट दी। जैसे कोरंगी का बता रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा जो आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे गए, जो मतलब जो गुंजान आबादी वाला कोरंगी के मुख्तलिफ एरिया हैं, वहाँ पे ये जो सूरत हाल बता रहे हैं कि जो गली के कोने पे और गली की एंट्री पे ऐसी सिचुएशन थी, दुरुस्त कह रहे हैं ये। अब मसला ये है कि देखें, आप कुर्बानी करते हैं तो जो महकमे वो भी ये कहते हैं कुर्बानी करने के बाद आप उसको घरों से निकाल के डंपिंग पॉइंट है उसके पास रख दें। आप घर के पास से तो आके नहीं, गलियाँ अगर आप उसको चौक कर देंगी, पूरे सामान रखें तो कैसे आएंगे। अब हमारे यहाँ जो पब्लिक का भी थोड़ा सा एक इशू है कि वो कहते हैं कि घर पे आके लेके जाएं। जब गाड़ी आती है बड़े ट्रक, वो गलियों में नहीं आ सकते हैं, यकीनी तौर पे वो बाहर आते हैं, डंपर आता है, वो एक डंपिंग पॉइंट से उठा के बड़े डंपर में डालता है, ले जाता है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन थी जो शहर में देखी, जैसे मैं बताऊँ मुख्तलिफ, जैसे मैं फेडरल एरिया में भी गया जब, और मुख्तलिफ एरिया में गया, नाज़ाबाद गया, नॉर्थ कराची भी गया, मेमार तक गया मैं, जो गोश्त रिश्तेदारों में देने के लिए। तो इवन कि मैंने जो मुख्तलिफ एरिया में जैसे आप बता रही हैं वही अलग अलग था। मेमार बहुत साफ़ सुथरा लगा, नॉर्थ नाज़ाबाद साफ़ सुथरा लगा, लेकिन नॉर्थ कराची वाले एरिया, फेडरल भी एरिया बहुत ख़राब रहा। और बहुत ही मशहूर रोड है आयशा मंजिल से आप टूवर्ड्स आप गुलशन 13D के लिए ब्रिज तक जाते हैं, 4-5 आपने डंपिंग पॉइंट बनाए हुए, और वहाँ से गाड़ी गुजरे, आप मतलब जो बाइक पे जा रहे हो आप सोचें उसकी क्या हालत हो, इतनी स्मेल। और जो वहाँ पे आके ख़ास तौर से एक हमारे यहाँ एक वो निकल जाते हैं माफिया, वो पेटा फाड़ के जो उसमें से बटवा से वो चर्बी के ठेले अलग और वो सब अलग अलग गैंग हैं, और जगह जगह पे वो इस दफ़ा तो हुआ ही है कि ब्रिज के नीचे जगह जगह जो है चर्बी बेच रहे थे, वो उसकी जो चीज़ें, गोश्त भी बिक रहा था 550 रुपए किलो, वीडियो मैंने देखी। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो माफिया आ जाते हैं ना, आप मतलब पहले समझिए इस कराची में हर जगह से आए हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ मज़हब के लोग भी आए हुए हैं, वो भी अब जब आके ले लेते हैं तो वो कहाँ रखेंगे। जैसे हमने एक रिपोर्ट हमने कल चलाई कि वो गोश्त को सुखा के भी, अब जिसके यहाँ फ्रिज नहीं हो क्या करेगा, तो गोश्त उसको सुखा के भी उसको 6 महीने 1 साल तक इस्तेमाल करता है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग जो है हमारे सब कुछ को बर्बाद करते हैं। मतलब आप
कहाँ कहाँ से आए असल में ना शहरियों की भी जिम्मेदारी है, खाली ये नहीं कि इदारों की जिम्मेदारी, इदारों पे तो हम बात कर ही नहीं, लेकिन भाई आपको भी अपना इलाका साफ रखने की थोड़ी आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना इलाका साफ रखें। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक लेट। खैर मुबारक याया, कैसे हैं आप और ईद कैसी गुजरी आपकी, और ये बताएं आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? अल्लाह ये अच्छी गुजरी, आपके मेहमानों को सलाम हो, इनसे हम शहर की रिपोर्ट बड़ी अच्छी तरह लेते हैं। रमशा बात पता क्या है, मेरी नकल में बात हुई कि कुछ इलाके तो यकीनन कुछ इलाकों में काम हुआ है, नहीं कह सकते बिल्कुल हुआ है, लेकिन जहाँ अगर आपके एरिया में काम नहीं हुआ तो आप तो नजर में कुछ भी नहीं हुआ। डेफिनेटली हर इलाके की नीति, हर इलाके का अपना निजाम है, तो जब आप उस निजाम के साथ आते हैं तो हर इलाका साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ इलाके साफ हो जाए, कुछ इलाके साफ नहीं है, तो लोगों को शिकायतें हैं। अभी इन्होंने बात में बड़ी सही बात की, तो बात की वैसे तो पुलिस बराबर बात पर पकड़ लेती है, पूरी एक कमिटी पर पूरे एक आती गैंग आते हैं जो इस शहर को कब्जा करते हैं, बाकायदा वो पुलों के नीचे बैठ जाते हैं, उसमें गंदगी को फैलाते हैं बाकायदा। मसला वही है ना याया कि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी हम खुद नहीं करते। मुझे फौरी तौर पर ब्रेक लेना। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग। हम वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। हम कराची में सूरत हाल की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ सफाई सुथराई के इंतजाम से लोग परेशान थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन मुझे तब नज़र आई जब मैंने ये देखा खबरों में कि इलाकों में एक तो गैस नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है ईद त्यौहार के मौके पर। और फ़हीम भाई, बकरीद पर अगर घर में गैस, हम इतने मज़े से खानों की बातें कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी कि वो जो अपना सारा मैरिनेट करके चपली कबाब बैठे होंगे, टल नहीं सकते। तो भाई कैसे गैस के बगैर होगी? देखिए बेसिकली जो है ना कि इलेक्ट्रिक ये चाहता था कि लोग बारबेक्यू करें और कोयले पे बनाएं, इसमें सुई गैस वाले भी राह रास्त और वो गैस वाले भी सब ये चाहते थे मिलके। तो एक तो आपसे उन्होंने बिजली ले ली पहले, कि दूसरे कैंडल लाइट डिनर हो, हाँ कैंडल लाइट डिनर हो, और गैस वालों ने आपसे गैस ले ली। तो इसकी वजह से लोगों को मौका दिया गया कि भाई ईद कुर्बान पे जो करना चाहिए, जिस तरह से आपको इसे मनाना चाहिए, जिस तरह को आपको इसे एक फेस्टिवल के तौर पर लेना चाहिए, वैसा लें आप। तो आपको तो इदारों का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो आपको बिजली नहीं दे रहे, वो आपको गैस नहीं दे रहे, आपको त्यौहार की तरह मनाने के लिए कह रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मैं कुर्बानी से फारिग हुआ ही था मैंने जैसे बताया कि 9:30 बजे जो है कसाई जा चुका था। तो अब कलेजी बनने के बाद जो है वो आवाज़ लगी कि आ जाए भाई डाइनिंग के ऊपर। डाइनिंग पे जाने से पहले जो उसके फ़ौरन बाद जो दूसरी आवाज़ लगी वो ये थी, यार जनरेटर ऑन कर दें, लाइट चली गई है। मैं अभी बाहर था, मुझे नहीं पता चला अंदर लाइट चली गई। तो ये हाल था ईद के दिन भी कि लाइट नहीं थी। खैर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मेरी बहन से जब बात हुई थी वो भी मुझे ये बता रही थी कि नागन के इलाके में वो नहीं कर सके उस तरह जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ डिशेज़ बनाने का सोचा हुआ था। गैस ही नहीं आ रही थी, गैस होगी तो बनाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो इदारे हैं वो हमारे त्योहारों को भी जो है वो ऐसा बना देते हैं कि आप उसे याद ही रखें कि हाँ भाई कोई त्यौहार आया था। तो जाहिर है बस हम अंगीठी जला के रखें, हर वक्त अंगीठी जला के रखें, अंगीठी के ऊपर जो है वो तिक्के बनाते रहें, बोटियाँ बनाते रहें, बस वही हो। अच्छा अशरफ खान साहब, हम ये बात करें गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, दूसरी तरफ ये एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया कि आप कहीं सिलेंडर्स रखे हो तो मल्टीपल डिशेस बनाने। चले भाई आपने दिन में एक आधे कोई सालन बनाना हो तो सिलेंडर पे बन जाता है। ईद त्यौहार के मौके पे आपको पता है कि पुलाव हो तो कबाब भी हो, तो कबाब हो तो शीर खुरमा भी, मतलब फैमिली गेट टुगेदर होती है ना, सब साथ होते हैं। तो कैसे ये एलपीजी भी महंगी हो गई, सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करें लोग, क्या करें? नहीं भाई, उन्होंने भी फ़ायदा देखा ना, जैसे ही देखा गैस नहीं है तो आप एलपीजी भी महंगी कर दी। 260 रुपये किलो, ये 200 रुपये से नीचे आ गई थी। 180 185 हमने चलाई, उसके बाद फिर माफिया सरगर्म हो गया। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल आ रहा है, ईद, और ये सारा लोग खर्चा करेंगे तो आप गैस बढ़ा दो। उनको पता था कि गैस नहीं मिलेगी। हालांकि सुई सदन गैस यहाँ पे क्या किया कि ईद के तीनों दिन जो है कहा कि हम यकीन दहानी कराई कि हम 24 घंटे गैस देंगे, आप परेशान नहीं हो। इवन कि अभी कराची में तो ईद ख़त्म हो गई है, अब आज रात से पूरे शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होगी, ये डेली है। ठीक 10 बजे वो सिस्टम से वो गैस कह रहे हैं। अब मसला ये है कि सुई गैस की जो पाइपलाइन में लीकेज इतनी है 18-19% की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रात को गैस बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे देखें, इस शहर में 2 करोड़ की आबादी है, 37 लाख मकानात है, उसमें 10% लोग बीमार होंगे, उनको पानी चाहिए। मैनेज नहीं कर सकते क्या? नहीं, मतलब ये आइन में लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान यूटिलिटीज़ ये गवर्नमेंट का काम है देना, और हर सूरत देना आपको, और यूटिलिटी से लेकर सब कुछ, और गवर्नमेंट इसमें फेल है।
पूरी कैटेगोरिकली है। वफाक हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी इसमें बिल्कुल नाहल है यहाँ पे, क्योंकि आवाम यहाँ पे सफ़र कर रही है। अगर उसको बिजली लेनी है तो जनरेटर फ़हीम साहब ने बताया चला लो, गैस नहीं है तो LPG सिलेंडर ले लो। हमारे यहाँ उसकी आगाही नहीं है। LPG से आपको पता है कितने धमाके होते हैं, हमें ये नहीं पता है सिलेंडर कौन सा है, 2 नंबर है, गैर मियारी है। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है इसमें कह रहे हैं चल रहा है, चलने दो। लोग वो गैस नहीं आ रही वो मशीन लगा लेते हैं पंपिंग मोटर के, भाई चलाओ। सब कुछ ख़तरनाक है, मगर ये आगाही जो है कौन देगा? हुकूमत इस पे बैठी हुई, चलो खुद से तो कर रहा है ना, जो ठंडा हो जाएगा भाई, अपना खुद खर्चा कर लेगा, 260 रुपये की LPG लेगा, सिलेंडर चलाएगा, कुछ होगा क्या होगा, धमाका होगा। बस इनको कोई ख्याल नहीं है। और ये इदारों से पूछना चाहिए, जब आपने ऐलान किया कि 3 दिन ईद पे गैस मिलेगी, 3 दिन बिजली, 7 इंडस्ट्री जोन है, पूरी इंडस्ट्री बंद थी जो ईद के तीसरे दिन, और तब भी बिजली का शॉर्टफॉल। बिजली का क्या ये मसला था भाई? चलो गैस तो हम कहें ना एक पॉइंट पे आके के भाई में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने खाने बन रहे हैं, तो जी बहुत मसला हो गया गैस का। बिजली का वाकई इंडस्ट्रियल जोन्स बंद थे और आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने वही लोड शेडिंग। जब सवाल किया गया कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से, तो उनका ये कहना था कि मुकामी फॉल्ट्स हैं, हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे। हर जगह पे टाइम से फॉल्ट हो रहा था। आपके घर में वक्त से बिजली गई ना? जी बिल्कुल, वक्त पे गई और वक्त पे आ भी गई। जो 1 घंटे का जो दौरानिया होता है, बाज़ जगह 1.5 घंटे, बाज़ जगह 2.5 घंटे भी। तो ये जो हमारे जो ये मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं, उन्होंने जो ये मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो लोग रखे हुए हैं, इनको एक ही चीज़ फीड की जाती है कि ये आगे बोलनी है। मुकामी फॉल्ट्स हैं, तकनीकी ख़राबी है, ठीक कर रहे हैं, टीमें फील्ड्स में हैं, टीमें ठीक कर लेंगी, कोई शिकायत हो तो फला नंबर पे रब्ता करें। वो नंबर कोई उठाता ही नहीं है। ये वो प्रेस रिलीज है, एक दफ़ा फिर प्रेस रिलीज पे आ गया। ये प्रेस रिलीज जो है किसी मौके पे जारी हो जाती है, उसमें आखिर में एक अदद नंबर भी लिखा होता है। आप उस नंबर पे कॉल करें, उस नंबर पे बैल जाती रहेगी, कोई उठाएगा ही नहीं। अगर आपकी खुशकिस्मती से किसी वक्त उठा भी ले, सतही बातें करेगा, सतही बात है, उसके पास एक ही जवाब होता है, जी टीम मूव कर दी गई है और तकनीकी खराबी है। कंप्लेन नंबर भी नहीं देते कि इलेक्ट्रिक वाले, तो ये हाल है, मांगते मर जान से। देखिए जब सियासी जमातों के मैं कहना नहीं चाह रहा वो वर्ड, लेकिन चलें इस तरह से कि जब सियासी जमातों के अपने फ़ायदे और नुकसान जुड़े हों प्राइवेट कंपनीज से, तो फिर यही हाल होता है जो कराची शहर का हाल। मैं ये हैरान हूँ क्या फ़हीम भाई, क्या इतना भी खुदा तरसी नहीं है कि आप ईद के त्यौहार के दिन तो आप बाकी मैं तो अब ये ख़बरें जो गैस बिजली की ना, मैं तो मॉर्निंग शो में कहा है निकाल दो इनको, ये रोज़ाना की ख़बरें, ये मसले हल नहीं हो रहे। लेकिन आज इसलिए रखी कि जो है ना मसला ये कि ईद त्यौहार का मौका, तो मतलब आपको इतना भी एहसास नहीं, आप इतनी भी सेंसिटिव नहीं है, और बाकी ईद के बाद आके बातें करके भी क्या हम क्या बातें कर रहे हैं। तो यार छोड़े ना, उन्हें भी ईद मनानी थी, उन्होंने कुछ बचत कर ली, अपनी बिजली बचा ली, अपनी गैस बचा ली, पता नहीं उससे वो क्या बना लेंगे, लेकिन ये क्या उन्होंने भी अपनी ईद मनाई है। खैर इलेक्ट्रिक तो चूँकि ज़ाहिर एक प्राइवेट इदारा है, उसको अपना जो है वो जहाँ फ़ायदा होता है वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि फ़ायदा वो हासिल करें। लेकिन गैस तो कम से कम हम ये है ना कि हमारी एक कौमी इदारा है और हमें उसके मुताबिक जो है लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं बदकिस्मती से। बिल्कुल ऐसा ही है, बात आपकी सही है। और जो है वो बात वही है कि ईद के मौक़ों पर भी जब इस तरह की चीज़ें होती ना, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा होता, लेकिन वही वाली बात है कि शहर में सूरत हाल यही थी और उन लोगों को भी शामिल करना है जिन्होंने इस अजियत में दिन गुजारा होगा, जो परेशान हुए होंगे। लेकिन बहरहाल फ़हीम भाई का आइडिया ठीक है कि भाई परेशान नहीं हो, आपने ईद तो बहरहाल एंजॉय करनी थी, तो अपने जो है बारबेक्यू तिक्का बोटी जो बनाना है वो खुद ही लगाएं, गैस का इंतज़ार ना करें, अंगीठी चला के रखें। कोयला चाय भी क्या मज़े की लगती है, इसी बात पर चाय पिला दें, कॉफ़ी पिलाएं। मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फ़हीम सिद्दीकी साहब, अशरफ खान साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शाहनवाज़ खान को वेलकम करते हैं शो में। आप 14 साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में आपने पार्ट लिया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और तैयारी जब हो रही थी तब भी शाहनवाज़ जो है वो शो में आ चुके हैं और बताया था कि चैम्पियनशिप में जाना है, अब जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। वेलकम टू द शो शाहनवाज़, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप शाहनवाज़? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल। और चैम्पियनशिप के बारे में मजीद भी पूछूंगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस। साथ साथ हमारे साथ सुहेल अनवर साहब भी मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के और साथ साथ इंटरनेशनल जज भी हैं। वेलकम टू द शो सुहेल साहब, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले शाहनवाज़ अपनी चैम्पियनशिप के बारे में बताइए, कैसा रहा ओवरऑल, कितने कंट्रीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया था और आप जो है वो आपने गोल्ड मेडल लिया, एक्सपीरियंस कैसा है बताएं।
एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। पहली बार इंटरनेशनल टूर था मेरा और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एथलीट थे, तकरीबन 200 के करीब एथलीट थे, ज़्यादातर इंडियन थे और मालदीवियन, मतलब बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ थे सारे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ कम्पीट करके, स्टेज शेयर करके। बहुत बड़े बड़े एथलीट, बहुत बड़े बड़े नाम आए हुए थे और मेरी 90 केजी की कैटेगरी थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर बाद में ओवरऑल फाइट थी। ओवरऑल फाइट में मेरे साथ ज़्यादातर इंडियंस थे और अफ़गानिस्तान और मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के एथलीट थे। तो उनमें से एक टॉप एथलीट थे नितिन चंडेला, तो वो मोस्ट फेवरेट थे कि यही जीतेंगे कॉन्टेस्ट। तो लेकिन मामलात कुछ उनके में नहीं थे क्योंकि कंडीशनिंग के हवाले से मैच अच्छा था, फिर भी ओवरऑल मैच जीत गया। अच्छा सुहेल साहब, आप इंटरनेशनल जज भी हैं, तो ये जो है ना तरीक़ाकार क्या होता है, किन पैरामीटर्स पे जज करते हैं? जैसे भी उन्होंने कहा नेथन जो है वो हॉट फेवरेट थे, नज़र आ रहा होगा, क्या होता है? लुक्स होते हैं, मास होता है, वेट होता है, किन किन चीज़ों को जो है ना मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग में अगर आपने गोल्ड मेडल लेना है या आपने विन करना है? तो देखें, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग है पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है वो। अच्छा, वहाँ ये नहीं देखते हमारी कि इतना बड़ा साइज है, इतनी बड़ी थाई, इतने बड़े बाजू। वहाँ देखते हैं बैलेंसिंग, कि बैलेंस कितना है, अगर उसकी काव्स और थाइज और आर्म्स और चेस्ट हर चीज़ बैलेंस हो। ये नहीं कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी कोई ज़्यादा छोटी, नंबर 1। नंबर 2 उसकी सिमेट्री कितनी, मस्कुलर कितना है वो, ये सब। फिर उसका स्टेज पे प्रेजेंटेशन कैसा है। जो नितिन चंडेला की बात करें, बहुत अच्छा एथलीट है इंडिया का वो। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि उसकी तैयारी अच्छी थी और वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस था कि कोई है ही नहीं और मैं जीत जाऊँगा आराम से, क्योंकि एशिया के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में था वो। और अभी हम कोरिया भी गए थे टीम लेके, तो कोरिया में भी था वो। अच्छा, वो जहाँ भी उसे देखा मैंने बहुत अच्छी कंडीशन में देखा, अभी भी अच्छा था वो। लेकिन एक तो शाहनवाज की जो क्वालिटी जो है, जो इस दफ़ा ये कारण मिस्टर पाकिस्तान बने, तो मैंने जो इनकी क्वालिटी देखी, एक तो स्टेज के ऊपर ये बिल्कुल घबराते नहीं और इतना कॉन्फिडेंट पोज करते हो, ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है जज के लिए। नहीं, आप जज की आंखों में डाल के और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि आप ही जीतने आए, बस कोई और है ही नहीं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी एक तो इसकी। जबकि नितिन चंडेला इससे हाइट में बहुत बड़ा, इससे वेट में कम से कम 15 केजी या 10 केजी का फ़र्क होगा। हर तरह वो था और कई मुकाबले में इंटरनेशनल लड़ चुका। तो जब सबसे बड़ी बात 65 साल में इंडिया के साथ साउथ एशिया खेल के जीतना, ये बहुत बड़ी बात थी शाहनवाज की। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो शाहनवाज, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा सख्त जो है ना वो प्रिपरेशन करूंगा और तैयारी से जाऊंगा, तो और मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। जब लास्ट टाइम आप आए थे, आई थिंक कुछ माह हो गए हमें मुलाकात हुए हुए ना, तो अब आप तैयारी उस वक्त ज़्यादा चल रही थी, तो कैसी ट्रेनिंग करते रहे, कितना हार्ड वर्क किया, उस जर्नी के बारे में भी बताएं, क्योंकि हमें लग तो ये रहा होता है गया है और जी बहुत सारा खा पी के गया होगा और इसने बॉडी बना ली, जीत कर आ गया, लेकिन ओवरऑल ये जर्नी, ये पूरा जो सफ़र है, कितना मुश्किल होता है? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग हार्ड करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करना पड़ती है। उसके बाद आपकी डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ती है, जो डाइट होती है वही करना पड़ती है, उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद जो हमारा कार्डियो सेशन होता है, उसके बाद फिर हमें आराम भी पूरा करना पड़ता है। 8 से 10 घंटे हमें आराम चाहिए, अगर आराम नहीं होगा तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो मतलब बहुत ही सख्त था। बस लास्ट डेज भी मेरे ऐसे थे, मतलब बिल्कुल गिव अप करने वाले थे, लेकिन मेरे कोचेज़ और सोहेल अनवर साहब, मतलब इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया मुकाबले के लिए और बस रिजल्ट आपके सामने है। बकरीद में चीटिंग की है, चीट मील एंजॉय नहीं नहीं, बिल्कुल अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह मिस्टर वर्ल्ड है। अरे वाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान कब है वो मिस्टर वर्ल्ड की चैंपियनशिप? मिस्टर वर्ल्ड तो अभी फिलहाल नवंबर में है, अच्छा। मालदीव में है। उससे पहले अगस्त में एशिया है, जिसका हमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ये तो भी हमने इधर उधर से खुद जेब से कर करा के लोगों से स्पॉन्सर पकड़ के हमने इनको साउथ एशिया भेजा टीम को, जिसमें हमने 3 गोल्ड लिए, एक हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। लड़कों ने अपने 3 जेब से गोल्ड पैसे आए खर्चे। हमारे। जी 3 गोल्ड आए, ये और भी गोल्ड आए कौन-कौन से नाम हैं एक 2 लड़के कोयटा के हैं जो मेंस फिजिक और एथलेटिक फिजिक में हैं, और सही। बॉडी बिल्डिंग में एक कराची से है, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया। लड़का बच्चा नया है बिल्कुल ये तो, और इन्होंने ओवरऑल चैंपियन जीते हैं। जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके दरमियान एक फिर फाइनल होता है। उस फाइनल में ये 65 साल में पहली दफ़ा, जो पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र का, और उसी दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा और उसी दिन ये जीते थे मालदीव के अंदर। अब मैच हो रहा था, हम दूसरी जगह जहाँ पे जीते मगर बात यही है ना कि और गेमों को भी तो देखा जाए जहाँ से यही मैं परफॉर्मेंस कह मिल रही रही है। ये 4 मेडल मिला के मेरे 12-15 साल का मेरा टेन्योर हो गया, इसमें हमारे 101 मेडल हो गए हमारे, जो इंटरनेशनल लिए हम लोग। जबरदस्त। तो उसके बावजूद मगर हमें किसी भी किस्म का फंड नहीं, किसी भी किस्म का स्पॉन्सर नहीं,
दोस्तों यारों से या ये लोग अपनी जेब से कर करा के कर नहीं तो देते अभी हैं। ये बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है एक इदारा, एक एंटिटी है यकीनन, तो एक गवर्नमेंट का कोalition या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आप लोग लेके जाते हो। मैं 10 दफ़ा ये सवाल कर चुकी हूँ, लेकिन क्या बजाय मुआवनत होती है, नहीं होती, मीटिंग्स होती हैं, कोई देखने को तैयार है कि एज अ फेडरेशन, एज अ बॉडी, जब चले शाहनवाज अकेला जाएगा तो चले कोई नहीं सुनेगा, लेकिन एज फेडरेशन, एज बॉडी भी कोई सुनवाई नहीं देखिए है। मसला अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ओलंपिक अलग है, पाकिस्तान ओलंपिक और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। दुनिया में ये मिलकर काम कर रहे हैं। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि ओलंपिक्स ने अपनी फेडरेशन बनाई हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी बनी है, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, हमें पाकिस्तान स्पोर्ट वैसे तो सपोर्ट करती है। अब उसके साथ दूसरा मसला क्या आता है आपका कि उनको देखा देखी और कई फेडरेशनें ऐसी हैं जो और अपने तौर पर 8-10 बन गई। अब उसके अंदर कौन असली कौन नकली का झगड़ा रहता है। अच्छा मैं उसका बोलता हूँ, चाहे ओलंपिक, पाकिस्तान ओलंपिक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अब हम जितनी जगहों पे जाते हैं, जो अभी भी गए तो इनको जो लेटर मिला वहाँ से वीज़े का, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी की तरफ से लेटर मिला था जो इनको वीज़े मिले। और अभी जैसे अब ये इंडोनेशिया जाएंगे, बाथम में है अगस्त में, या हम ताशकंद गए, वो सब वहाँ की मिनिस्ट्रियाँ, वहाँ के स्पोर्ट्स बोर्ड बुलाता है और वहाँ का ओलंपिक बुलाता है। पाकिस्तान के अंदर हम इसी झगड़े में लगे हुए हैं, तो किधर किसके पास जाएं, कौन सही कौन नकली, कुछ समझ नहीं आता। स्पोर्ट्स बोर्ड को भी ज़ाहिर है वहाँ नीचे काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इसके अंदर जब तक विल नहीं होगी, पाकिस्तान के अपने मुल्क का क्या हाल है तो आप सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स का क्या हाल होगा। पहले तो हमारा मुल्क तो बेहतर हो, उसके बाद इंशाल्लाह होप है कि स्पोर्ट्स भी बेहतर हो जाएगा। शाहनवाज, आप बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से आए और ओवरऑल सपोर्ट कैसी है आपको? क्योंकि वही वाली बात है कि देखें किसी भी चीज़ में बगैर पैसे के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता, तो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा होता है? बोर्ड करता है, खुद करते हैं? किस तरह से जो है सारे टूर्स मैनेज कर रहे हैं? नहीं वैसे तो स्पॉन्सर ट्रेनिंग में इतना पैसा लग जाता है, आप डाइट में, ट्रेनिंग में, ये बहुत एक मतलब ये बॉडी इनके बिल्डिंग एक पूरी अलग 3 साइंस है। डजन एग्स और 2 kg फिश या चिकन पर डे, ये एक तो दिन में मिनिमम खाना है। 3 दर्जन? एक दिन में 36 तो 60 एग्स भी खाते हैं, इजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ प्रोटीन है वो। घर वाले तो निकाल के शाहनवाज को डिसोन घर कर वाले चुके होंगे। निकालने को छोड़े, आप कैसे करेंगे? गरीब आदमी, अब ये पुलिस में एक सिपाही है, क्या इसकी तनख्वाह होगी? अब ये बैठा अंडे और चिकन खा रहा है घर में, बाकी बच्चे इसके और वो खा रहे हैं दाल, ये सब्जियां नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है सब। तो ये शाहनवाज से पूछेंगे कि इस मुश्किल में कैसे जो है ना वो आप मैनेज करते हैं, क्या जो है ना वो आपने तरीका निकाला है, किस तरह से करें, तमाम चीज़ों पर बात होगी, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम जनाब अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि बॉडी बिल्डर बनना आसान नहीं है, और फिर वही वाली बात कि चैंपियनशिप जीत के आना भी आसान नहीं है। मुझे तो ये पता लगा कि शाहनवाज जीत कर, लेकिन पाकिस्तान में 3 गोल्ड मेडल आए, और सोहेल साहब बता रहे हैं कि ओवरऑल ये जर्नी है ये इतना हमने कई दफ़ा देखा है सोहेल साहब के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जो है ना एंड में क्या होता है, सेहत बहुत ख़राब हो गई, क्रैश हो गए, एकदम हार्ट अटैक हो गए, जो है ना जान से भी चले जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्या स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या जो है वो सप्लीमेंट्स की वजह से होता है, या क्या रीजंस है उसके पीछे? देखिए उसके पीछे स्टीरॉइड नहीं है, स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट ऐसे हैं, जैसे आप ड्रिंक करते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके। स्टीरॉइड्स की भी आफ्टर इफेक्ट से सडन डेथ नहीं है, साइड इफेक्ट्स हैं उसके। ये जहन में याद रखें, अगर कोई भी देख रहा है तो ये ना समझे कि स्टीरॉइड को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेथ होती है, सडन डेथ या हार्ट अटैक, वो होती है, ये लोग बॉडी बिल्डर्स जो है ना 2-2 दिन पानी नहीं पीते। 2-2 दिन पानी नहीं जी। पीते? अब इसमें लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एजुकेशन है। बेसिकली जिस दिन कंपटीशन है उससे 1 रात पहले आपको पानी बंद करना होता है, लेकिन आप कंपटीशन तक सिर्फ आप तकरीबन आधा ग्लास पानी मैक्सिमम पिएंगे, वो भी सिर्फ हलक गीला करके कुल्ली कर देंगे, उसको थूक देंगे, पिएंगे नहीं, इनहेल नहीं करेंगे उसे अच्छा, अब क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, अब इन्होंने अगर इनको टीचर ने तैयारी कराई, आज रात छोड़ा, अब आगे जो 4 लोग देख रहे हैं वो जब तैयारी कराएंगे वो कहेंगे अच्छा इन्होंने 1 दिन पहले, आप 2 दिन पहले छोड़ दो, वो 2 दिन से फिर 3 दिन भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये नमक छोड़ा जाता है 1 हफ्ते पहले, मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले नमक छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, नमक 6-6 महीने पहले छोड़ देते हैं। नमक का काम है जिस्म में पानी को रोकना, नमक का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को रोकना। उसका एक साइंस है, एक तरीका है कि 1 हफ्ते पहले आपने नमक बंद करना, कितना पानी पीना, पानी डबल करना, एक तरीक़ेकार है उसका। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इदारा बना रहे हैं पहली दफ़ा कि ये अवेयरनेस लोगों को दें, यहाँ तक कि जो दुबले होने के लिए लेडीज़ भी आती हैं। अब उसके अंदर जो आपने सुना होगा बड़े गारंटियाँ आती हैं जिमों के अंदर, और बहुत से होता है कि जी 24 घंटे में वेट कम कर दें आप। 24 घंटे आता है, हर्बल वाटर आता था एक ज़माने में बड़ा, वो क्या है, सिंपल डायरोटेक्स है। अच्छा, वो बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, वो अपने जिस्म से जल्दी वाटर निकालने के लिए, जो कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए यूज़ करते तो हैं। वाटर क्यों निकालना है? इसलिए कि आपकी स्किन और मसल के दरमियान सही फैट और वाटर ना हो, तो जब वो निकलेगा मसल आपका विजिबल अच्छा होगा। लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार है, ऐसे नहीं कि बस
आपने कर दिया, जिससे आपको क्रैम्स आते हैं। वो क्रैम्प आपके काफ्स में आ सकता है, थाइस में आ सकता है, वो दिल में आ सकता है तो हार्ट अटैक हो गया, दिमाग में आया तो आपको ब्रेन हैमरेज हो गया। तो वो कहीं भी, क्योंकि खून का खतरनाक हद तक खून में पानी की मिकदार का कम हो जाना, तो वो सर्कुलेट मुश्किल से करते हैं तो क्रैम्स आते हैं। तो शाहनवाज, ये तो बहुत एक रिस्की काम है और आप कर रहे हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि ओवरऑल सब चीज़ों को मैनेज करना भी एक मुश्किल काम है, लाइक अपनी डाइट को, अपनी जॉब को, घर वालों को। आप किस तरह से करते हैं? बस मैनेज करना पड़ता है, शौक है, प्रोफेशन है, बनाया हुआ, बस इसको मैनेज करना है। और डाइट वाले तो घर वाले मैनेज करके देते हैं, टिफ़िन बना देते हैं। 7 से 8 मील्स मेरी बैग में होती हैं, 12 घंटे नौकरी होती है, बस करना पड़ती है। और एक्सरसाइज के लिए रात को टाइम निकालना पड़ता है। बस सुबह जल्दी 6 बजे एक्सरसाइज करना पड़ती है और रात में 8 बजे के बाद जैसे छुट्टी होती है एक्सरसाइज करना पड़ता है। ओवरऑल इदारे में सपोर्ट कैसी है आपकी? सपोर्टिव हैं लोग आपके जो आसपास होते हैं, लोग उनका सपोर्टिव होना, फैमिली का सपोर्टिव होना किसी भी, मुझे ऐसा लगता है चैंपियन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो आपके साथ कैसी सपोर्ट है घर वालों वाले की तो और हमेशा इदारे की? सपोर्ट करते हैं, कोच भी करते हैं, लेकिन इदारे से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आई। तो मेरी गुजारिश है अपने इदारे से, एडिशनल आईजी साहब से, आईजी साहब से, ताकि मुझे नौकरी में रिलीव किया जाए ताकि मैं अपने गेम पे तवज्जो करूं। और फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मेरे टिकट और वहाँ का रहने का जो खर्चात हैं वो मेरे पूरे हो सकें, ताकि मुझे पता लगे कि यार मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। सुहेल साहब, ओवरऑल आप क्या समझते हैं, क्या बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे शाहनवाज है, इनके साथ और भी लोग तैयार हो रहे होंगे साथ साथ, लेकिन चैंपियनशिप में 1-2 पार्टिसिपेंट्स जाते होंगे, तो इतना बड़ा एक्सपेंस है जो बोर्ड नहीं उठा सकता? देखिए जी, बोर्ड तो उठा सकता है। तो फिर और क्या बोर्ड मसला है? अब देखिए, पहले तो झगड़ा मैंने बताया ना, ये झगड़ा खत्म करे ओलंपिक और इसका, हाँ। ताकि जेन्युइन लोग आए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, ओलंपिक को चाहिए वोट के, भाई हमें नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट हो जी वोट मिले, तो वो ऐसी फेडरेशन बना रही है जैसे हम जैसे लोग हैं, हम गलत लोग को वोट नहीं देंगे। अब उनको वो लोग चाहिए जो यस सर हो। एक तो पाकिस्तान से जब तक ये ओलंपिक का झगड़ा खत्म नहीं होगा और स्पोर्ट बोर्ड एक नहीं होगा, ओलंपिक एक एनजीओ है, उसको मर्ज होना चाहिए स्पोर्ट्स बोर्ड में। स्पोर्ट्स बोर्ड एक गवर्नमेंट इदारा है। हमारे यहाँ उल्टा है, स्पोर्ट्स बोर्ड की कोई नहीं सुन रहा, कहते जी ओलंपिक के अंदर जो है, ओलंपिक एक एनजीओ है। तो हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर, आप यकीन करेंगी, इस लेवल के हैं कि जो जाते ही गोल्ड मेडल जीते हैं वो सारे डिपार्टमेंट ने ओलंपिक को हाईजैक किया हुआ है। ओलंपिक ने डिपार्टमेंट को हाईजैक किया हुआ है। किसी डिपार्टमेंट को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर मुकाबले खेलने जाए, उसका एथलीट। मिसाल के तौर पर ये रेगुलर पुलिस में है इसलिए खेलने चले गए, अगर तो इसकी जगह ये डिपार्टमेंट की पुलिस में होते, डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स की, तो इनको इजाज़त नहीं मिलती और जाते बैन लग जाता है इन पर। क्यों? इसलिए कि ओलंपिक वाले खुद ले जाते नहीं, वो कहते हैं हम असली हैं, उनको बुलाता कोई नहीं है क्योंकि वो असली हैं नहीं, बुलाते हमें, हमारी तरफ से कोई जाएगा बैन लग जाएगा। यहाँ तक कि जब मिस्टर पाकिस्तान हमने कराया तो ये और इनका जो टीचर है वो आर्मी से वो है, कोच है, उसके अगर देखने भी आ गए उन पर भी बैन लगा दिया। वजह के डरते हैं, जब कोई भी टैलेंटेड लोगों से जो जाली लोग हैं वो डरते हैं कि आगे ना आ जाए, तो बैन लगाने से रुकेगा नहीं मामला। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से आप क्रिकेट है, क्रिकेट आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखते तो पब्लिक होती है उसमें, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक छोटा सा भी इवेंट होना, भी एक बनारस में या औरंगी टाउन में वहाँ पर था, मैं गया, वेस्ट का पूरा मैदान भरा हुआ था लड़कों से। अच्छा? इतना शौक है, क्योंकि देखिए ये वाहिद खेल है जिसमें बूढ़े बच्चे जवान हर किस्म के जा रहे हैं, यहाँ तक कि पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी जिम जाते हैं। जिम एक कल्चर बनता जा रहा है। 1995 में जब मैंने पहला जिम खोला था तब तो जिम जाने को बहुत बुरा समझा जाता था, क्योंकि जो जिम जाते थे बिल्ड होती थी, वो बदमाशी करते थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, तो उस वक्त ये हालात थे। आज ये पोजीशन है कि रात 11 बजे तक भी लेडीज़ भी कर रही हैं। जिम की अहमियत का लोगों को पता चला है, तो ये शौक बहुत बढ़ गया है लोगों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट और खेलों को भी देखिए, क्रिकेट के अलावा और भी खेल हैं, उनको भी तवज्जो दे, और ये कतई नज़र के कौन असली कौन नकली, जो परफॉर्मेंस दे रहा है इंटरनेशनली और जेन्युइन फेडरेशनों के साथ, तो उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट करें ताकि एथलीट निकालें बाहर। तो शाहनवाज, जैसे ये नज़र आ रहा है, शाहनवाज की फुटेजेस भी यहाँ सामने आ रही हैं और जिस तरह से जीते, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं शाहनवाज, चैंपियन बन के ज़बरदस्त। इनको तो यकीन ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। ये और पूछे इनसे केस बताएं तो ज़रा कुछ, क्या फीलिंग्स थी, क्या सुहेल साहब बता रहे हैं, आप बड़े खामोश हैं, बताइए कुछ। वो बैक स्टेज हम लोग बैठे हुए थे, नेथन था और सारे एथलीट बैठे हुए थे, मतलब फैसला हो रहा था, रिजल्ट कंपाइल हो रहा था, हम तय कर रहे थे। तो बीच में मेरे दोस्त थे बिलाल, वो भी हमारे साथ गया था, मैन फिजिक का एथलीट ना। तो उनसे मैंने पूछा यार सच सच बताना, दिल खुश नहीं करना मेरा, कि क्या रिज़ल्ट होगा। तो उन्होंने कहा यार आप अच्छे हो ओवरऑल, लेकिन बात यह है क्योंकि नेतन बड़ा भी है, कुछ कह नहीं सकते, है भी इंडियन, तो फेवर में उसके सब ज़्यादा होंगे।
तो फिर अनाउंसमेंट जब हुई तो उन्होंने मेरा नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा मैं कैसे जीत गया। हालांकि मतलब वो नितिन लोग टफ कॉम्पिटिटर था, तो मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने आगे जाके पूछा भी मी, तो उन्होंने कहा जी हाँ आप आगे आ जाए। तो मैं फिर आगे आया। तो ये बड़ा शॉक्ड हुआ क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं जा सका था, मेरे कुछ फैमिली इशू हो गए थे और अर्जेंट मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज था। तो मैंने टीम भेजी। लास्ट टाइम भी जब मुझे कैंसर हुआ तो उस वक्त सिलेक्शन थी एशिया की या वर्ल्ड की थी, और मुझे कैंसर हुआ, मैं पहले अपना सिलेक्शन की, फिर मैं सिंगापुर निकला रात की फ़्लाइट से अपने इलाज के लिए। तो मेरे पास ना वहाँ से फ़ोन आ रहा है प्रेसिडेंट, अच्छा गोल्ड मेडल का तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका था कि जी 3 गोल्ड ले लिए हमारे एथलीट ने। मेरे भी कहीं भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि हम ओवरऑल चैंपियन बन जाएंगे साउथ एशिया के। तो फ़ोन आ रहा है प्रेसिडेंट का, मैंने अच्छा मेरी आवाज़ जा नहीं रही, उसकी आवाज़ आ नहीं रही मुझे। फिर मैंने वो इंडिया का सेक्रेटरी है उसको फ़ोन किया कि क्यों फ़ोन, मैंने पता नहीं इन्होंने एथलीट ने कोई मसला कर दिया है, कोई उन्होंने झगड़ा वगड़ा नहीं कर दिया, क्योंकि अमूमन होता है ना हार गए तो ट्रॉफी तोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। पता नहीं क्या हुआ है वहाँ कि प्रेसिडेंट फ़ोन कर रहा है मुझे वर्ल्ड का। तो मुझे जब वो चेतन पथारे हैं इंडिया से सेक्रेटरी, मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने बोला क्या हुआ, मुझे प्रेसिडेंट फ़ोन कर रहा है वर्ल्ड का। कह रहा है मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वन। मैं ये साइन नो, मैं कि मैं जीत गया, मतलब गोल्ड जीत गया। कह रहे नहीं ओवरऑल विनर। ये थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आया, मैंने नहीं यार ये क्या बोल रहा है, ओवरऑल विनर। फिर फॉरन फुटेज चेक क्योंकि लाइव चल रहा होता है हमारा, तो ओवरऑल ही विनर होगा। इनसे पूछा, कह रहे मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बैठा। अच्छा ये सब जो फैन थे वो नितिन के थे, ये फैन गए थे, फैन के तौर पे नितिन के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। नितिन ने भी इतनी अपनी वीडियोस लगाई कि मैं बस गोल्ड जीत के थक गया हूँ, अब इस दफा मैं टाइटल लेके जाऊंगा। वो भी बेचारा इतना है, तो और अच्छा लड़का है, वो भी बहुत अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छा एथलीट है वो। भाई मैं तो कहती हूँ कंपटीशन में जो ना ये सबसे अच्छी, जैसे अभी मेमोरीज की बात है, तो ये आपको कितने अच्छी मेमोरी आपकी हमेशा रहेगी। तो शाहनवाज आपने भी बताया कि आगे वर्ल्ड जो है चैंपियन बनने की तैयारी होगी। भाई अब उम्मीद से जाइएगा ताकि हम आपको आप शौक होके ना पूछे मी, आपको पता होगा यार मैं ही हूँ। तो शाहनवाज तैयारी कैसी होगी, क्योंकि अभी इतना टफ आपका रूटीन था, तो अब कितना फोकस है इसको लेकर? अभी अगस्त में जो है ना आपने जाना है। फोकस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस मेरी अपने इदारे से सिर्फ यही अपील है, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए एक्सरसाइज के लिए, ताकि मैं तवज्जो दे सकूँ अपनी डाइट पे, अपने गेम पे। क्योंकि अगर रिलीफ नहीं दिया गया तो मैं नहीं सोच सकता कि यार तैयारी दोबारा इससे अच्छी होगी। मैं रिलीफ लाजमी मुझे चाहिए इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है वो मुलाकात भी अभी आईजी साहब से हो, डीआईजी साहब से होनी है, आईजी साहब से, तो चलें हो जाए और आपको यहाँ पे रिलीफ भी मिले। और बहुत अच्छी बात है ये शाहनवाज, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं। मैंने वाकई जब शाहनवाज को देखा था तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त के शाहनवाज में और आज के शाहनवाज में बहुत फ़र्क है। तैयारी की है, बहुत मेहनत की है, नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शाहनवाज, आप फ़ख्र पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आगे मज़ीद कामयाबियाँ दे और आपके जो रास्ते में मुश्किलें आएँ वो हमवार होती जाएँ और आप जो है वो अपने सफ़र में और अपने जो जर्नी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सोहेल साहब, आपने वक्त दिया, बड़े मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अभी हम कुछ देर पहले बात करते हैं पिछले घंटे में कि जी बकरीद आई चली गई, क्या क्या पकवान बनाए, क्या क्या खाया पिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ, डाटा हमारे सामने आया कि जिस वक्त जना लोग पेट ख़राब होने की शिकायत कर रहे हैं, हैज़े में मुब्तला हो गए हैं, पेट में दर्द की शिकायत हो रही हैं, ओवर ईटिंग हो गई है। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद क्या करना है? पहले तो बहुत समझाया लेकिन समझ कुछ ना आया। जब टेबल पे खाना लगता है ना तो सब कहते हैं बस अब भूल जाओ सब कुछ जो जो बातें हुई थी। तो अब क्या करना है और कैसे जो है ना वो इसका मुकाबला करना है? हैज़ा जो है ना वो यकीनन बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, तो इससे बचना कैसे है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वजीहा एजाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेलकम टू द शो वजीहा। साथ साथ मेरे साथ हकीम अमजद इस्माइल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। तो जी हुआ यही कि वजीहा पहले तो बहुत सारी बातें हो गई कि ऐसा ना करना, वैसा ना करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दस्तरखान लगते ही चटपट भाग जाती है सारी बातें। तो हो गया है ज़्यादा लोगों को। और ख़बरें आ रही थी और मैं देख देख के हैरान थी कि यार वाकई हमने इतने, अभी मैं थोड़ी देर में डाटा भी शेयर करती हूँ आप लोगों से कि कितने लोग जो है ना वो अस्पतालों में पहुँच गए। लेकिन वजह कैसे कंट्रोल होता है, अब क्या करें इसके लिए? एग्जैक्टली वो जब बकरीद आती है तो हम लोग को समझ भी नहीं आता कि बस क्या खा लें। इनफैक्ट हर त्यौहार में हमारा यही हाल होता है, रमज़ानों में भी यही बनता है, ईद पे भी यही हाल होता है, बकरीद में अगेन जो है वो मसले मसाइल होने लगे हैं। तो बस ये है कि मैं एक रेमेडी शेयर कर लेती हूँ, बहुत इजी है, आप इजीली अवेलेबल उसे घर में बना सकते हैं। हमारे पास किचन में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें आपको 1 टेबल स्पून सौंफ लेनी है, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा
और जो है अजवाइन, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें लेके आप रात को भिगो दें, और रात भर भिगोने के बाद सुबह बस आपको एक जोश देना है, और फिर उसको छान के, ये 1 लीटर वाटर में आपको बनाना है, और उसको छान के आप रख दीजिए और पूरे दिन इसके सिप लेते रहें, तो ये बहुत से मसले आपके कम कर सकता है। उसके अलावा राइट आफ्टर ईट जो हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, तो पानी ही नहीं पीना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, हम सोडा ड्रिंक्स ले रहे होते हैं जो कि मज़ीद इन्फ्लेमेशन करती है, क्योंकि शुगर जो है ना वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही करती है। चाहे आपकी हेल्दी बॉडी हो, कैसी भी हो, शुगर वैसे भी ज़्यादा लेना नुकसानदेह। और फिर हम ऐसे हैवी खानों के बाद ले लेते हैं, तो ये कि शुगर इंटेक बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग ले लेते हैं। और बकरीद में तो सबसे ज़्यादा ना टिक्का खाया जी, हाँ, उसके साथ वो आपने ले आपको ली, soft वो और drink मज़ीद चाहिए इन्फ्लेमेशन कर रही होती है। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है उनके साथ ऑलरेडी चल भी रहे होते हैं मसले, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जंक खा लेते हैं इन दिनों में, उससे क्या होती है, स्टमक लाइनिंग हमारी डैमेज हो जाती है, और उससे एसिड ऊपर आने लगता है, और फिर हम एंटासिड्स पे चले जाते हैं। एंटासिड्स का काम सिंपल यही होता है कि वो आपकी जो तेज़ाबियत है ना उसे कम करें। सही। अब स्टमक को, पीएच लेवल को तेज़ाबी होना यानी एसिडिक होना ज़रूरी है, ताकि वो उस फूड को डाइजेस्ट कर सकें। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाती पानी पीना भी नुकसानदेह, क्योंकि वो फ़ौरन न्यूट्रलाइज़ कर देता है। पानी भी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद पीना चाहिए। ठीक। और अगर आप के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि खाने से आधे घंटे पहले या तो लेमन वाटर ले लें या फिर एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में, या तो लेमन का 1 टीस्पून ले लें या फिर एप्पल साइडर विनेगर जो भी अवेलेबल है, वो आधे घंटे पहले ले लें। उससे भी स्टिम्युलेट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जब हम खाना खाते हैं तो वो भी डाइजेशन में फिर हमारी हेल्पफुल होता है। तो ये इन तमाम चीज़ों को करें तो इंशाल्लाह जो है बेहतरी। अभी मैं जैसे अभी मैंने कहा ना, जैसे आप फिगर्स की बात करती हूँ तो जी वो सामने आ गई खबर। हमने देखा कि पहले दिन कराची के जिना अस्पताल में तकरीबन 84 अफराद जो है बदहज़मी की शिकायत के साथ पहुँचे। दूसरे दिन इसकी तादाद में इजाफा, ज़्यादा गोश्त खाया ना, बैठ के रात भर बारबेक्यू भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो ईद के दूसरे रोज़ जो है वो तकरीबन 200 से 250 अफराद MSS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी के साथ जो है ना वो ये फिगर्स आ रही हैं। ये तो वो लोग होंगे जिन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग ना सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, ये खा लिया, वो पीला, फक्की फाँक ली, चूरन खाना शुरू, बस किसी तरह भी खाया है, टूस ठास लिया है, हजम हो जाए। तो हकीम साहब पहले तो हम एहतियात वैसे ही नहीं करते, अब क्या करना है? बहुत शुक्रिया जनाब। आजकल के एतबार से हम फेस करके गुजरे, नो डाउट। ये एक हमारी यूँ कह लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना है, और उसके पीछे एक बड़ा जज्बा होता है लोगों में। बच्चे निकल रहे होते हैं लेके, गायें, भैंसें, बकरे, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसमें एतदाल जो है ना जी, किसी भी चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो उन्होंने अभी 2 चीज़ें पॉइंट आउट की कि एक तो मीट इस वक्त सुपर फूड है, रेड मीट, और फैट भी इस वक्त ये चेंज हो गया सारा सिनेरियो। लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जब आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की जो कि मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो फिर बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। ठीक है, हालांकि जितनी फ़ैट की शक्ल में हमारे पास इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद होती है, और वो गुरबा के लिए स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते देसी घी, तो ये बेहतरीन चीज़ है कि आप उसको पकाएं और उसको अपने पास सेव कर लें। स्मोकिंग पॉइंट जिसका 220 सेंटीग्रेड है, जो ख़राब नहीं होता तो ये इतनी शानदार चीज़ है, स्पेशली बच्चों की ग्रोथ के एतबार से भी, और बुढ़ापे में जो लोग चले जाते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वाली फ़ैट को जो कि एनिमल फ़ैट है, तो ये बहुत क्लासिकल चीज़ है। सारे आपके जो एंजाइम्स हैं या रेगुलेशन प्रोटीन से बन रहे होते हैं, फिर हार्मोन्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो फ़ैट का होता है। सही। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें एक एतदाल का अंसर, और साथ में जो मिक्सिंग हम कर रहे होते हैं कार्ब्स को उसके साथ मिला के रोटी के साथ खा रहे हैं, कोई और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या और कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये जो इंसुलिन की जो स्पाइक होती है ग्लूकोज की है, उसके नतीजे में इंसुलिन फिर बॉडी में रिलीज़ होती है, उसमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आदमी जा रहा होता है। तो वो एक बहरहाल एक मसला है जो सारी फसाद की जड़ आपके पास इस पर मौजूद है। मैं एक बात बहुत ज़्यादा, जब खाने पीने की बात होती है तो एक कुरान शरीफ का एक कानून है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। सही बात है। तो तो जब आप इसको फोकस कर लेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से खुद ब खुद बच जाएंगे। फिर वन मील जो है वो एक वक्त में एक खाना, कोई हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं, उसमें
हर तरह की चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। भाई हमारे यहाँ तो ट्रेंड ऐसा बना देना कीम साहब कि जब तक दस्तरखान पे 5-6 तरह के खाने ना हो, लोग आने वाला भी बुरा मान जाता है और मेज़बान भी बेचारा शर्मिंदा कि भाई चावल भी हो तो रोटी भी हो तो सालन भी हो तो सैलड भी हो तो ये भी तो वो भी तो मीठा भी। तो हमारे यहाँ रिवायती कुछ खानों की इस तरह से अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन वही वाली बात है कि हम पोर्शन कंट्रोल भी नहीं कर रहे होते ना कीम साहब। हम बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं, और फिर उसके नतीजे में जो आपने भी स्टैटिस्टिक्स शेयर की हैं, हाँ, तो उसमें अगर और ज़्यादा स्पाइक मिल जाए उसको तो फिर क्या ये तो स्टैट्स हुए हैं जो बेचारे पहुंच गए अस्पताल, बहुत सारे तो पहुंचते ही नहीं है, जाते ही नहीं रिपोर्ट। एक और चीज़ है वजिया, मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी साथ साथ जब ये खबरें सामने आ रही थी ना, तो मैंने उसमें ये भी देखा कि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हम गोश्त जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सफाई करना भी जो है ना वो एक बड़ा टेक्निकल काम होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जब कलेजी आती है ना, तो मुझे घर में कोशिश होती है कि यार इसको तो कोई ना छुए, मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फाइंग सी फीलिंग नहीं आ रही होती है किसी के हाथ की बनी हुई बिना। मैं ज़रा क्यूरियस होती हूँ कि यार इसमें स्मेल ना हो, पता नहीं इसने अंदर से खोला है, इसको साफ़ किया है। तो ये जो गोश्त की सफाई है, कलेजी हो गई, मैं तो कहती हूँ चिकन भी लोग ढंग से नहीं साफ कर रहे होते, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? पेट खराब होता है उसकी वजह से? पैथोजेंस, हाँ ऑब्वियसली पैथोजेंस क्या है, बैड बैक्टीरियाज हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक गट जो है ना, उसमें गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी हैं। अब जैसे गोश्त की सफाई सही नहीं हुई, इन्वायरमेंट भी है, और हम तो जिस फिज़ा में रहते हैं वहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ ही हम जिंदा हैं। तो ये है कि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गंदा आपने पका लिया, वो कर लिया, फिर मज़ीद जो है वो मसले मसाइल आपके बॉडी में आपको झेलने पड़ेंगे। तो ये है कि फिर ये हुआ कि जो ये सफाई से गोश्त अगर नहीं धुला और सही से नहीं हुआ, फिर उसका खाना पक गया, उसके बाद बैड बैक्टीरिया बढ़ गए और उन्होंने स्टमक लाइन को क्या कहते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर लीकी गट का इशू हो जाता है। फिर लीकी गट मज़ीद प्रॉब्लम्स करता है, फिर जो भी हम खा रहे हो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारे खून में शामिल हो रहा है, फिर आप ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, इंटरलिंक है सारी चीज़ें एक दूसरे से, तो ये मज़ीद फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं, और फिर मज़ीद मसले मसाइल और बीमारियाँ, और फिर हम मेडिकेशंस पे चले जाते हैं। ज़्यादा चीज़ को जो मुझे लगता है ना समझने की ज़रूरत है, वो हमारी ये है कि हाउ टू ईट, हाउ टू प्रिपेयर योर फूड, इसको चीज़ को समझने की ज़रूरत है, किस तरह बनाना और खाना किस तरह। हमारी ये भी है ना जी, इतने हाई टेम्परेचर पे पकेगा सब सही हो जाएगा, वो बस बातें होती हैं। हाई टेम्परेचर पकेगा, जो भी कुछ होगा सही कुछ भी नहीं होता है। वो चीज़ें आपके पास रॉ फॉर्म में भी मौजूद ही हैं। एक गंद तो जा रही है ना बॉडी के अंदर, टॉक्सिसिटी तो बढ़ रही है ना, टॉक्सिन्स तो जा रहे हैं, फिर उसको एक्सक्रीट आउट होना, फिर वही अगेन मैं आपसे कहूँगी कि हाउ टू ईट, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी किस स्टेट में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में, यानी रेस्ट और डाइजेस्ट की स्टेट में, यानी रिलैक्स होकर खाना चाहिए। यकीनन मैं कहती हूँ चलो त्यौहार आ रहे हैं, साल में एक दफ़ा आ रहा है, आप उसे एंजॉय कर लें, मगर एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। और ड्रिंक्स को प्लीज़ खुदारा जितना अवॉइड कर सकें, ख़ास तौर पे जब आप ऐसा हैवी खाना खाएं तो। हकीम साहब, एक और प्रैक्टिस अब और ज़्यादा होगी, अभी तक तो हैज़ा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब एक और प्रैक्टिस अब के बाद से शुरू हो जाएगी। वो ये कि फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है, अब वो जी निकलेगा, फिर दोबारा खुलेगा, फिर वो फ्रीज़ होगा, ये वाली प्रैक्टिस भी लोग कर रहे होते हैं कि पिघला, निकाला, थोड़ा बनाया, थोड़ा। अब तो खैर वैसे ये जिपलॉक बैग्स और ये छोटे शॉपर वॉपर आने से बड़ी आसानी हो गई कि लोग उतना ही पोर्शन बना के रखते हैं पैकेट वाइज, लेकिन स्टिल ये जो बार बार फ्रीज़र का गोश्त निकल रहा है, पिघल रहा है, इतने घंटों पड़ा हुआ है, ये किस हद तक नुकसानदेह होता है, या ये आप ठीक है आप कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये जो जिप लॉक की आपने बात की कि हम जितनी, एक अंदाज़ा होता है खातून खाना को कि हमारे घर में कितना गोश्त कंज्यूम हो रहा है एक वक्त में, तो आप उतने ही पोर्शन जो है वो बना के उसको फ्रीज़ कीजिए। एक वक्त में जो है आपने वो निकाल लिया एक पैकेट, ये जो होता है ना कि आपने ज़्यादा मकदार में जमा दिया एक साथ, फिर उसमें से पिघलाया, कुछ निकाला, कुछ वापस रख दिया। अभी फिर क्या होता है, थक चुके होते हैं ना, वो हिस्से आते हैं, धबड़ धबड़ शॉपरों में डाला, अभी तो इसको कल देखेंगे, अभी तो दावत में जाना है, वो नुकसान, वो निकलेगा, पिघलेगा, हिस्से बनेंगे, फिर जाएगा अंदर, फिर वो निकलेगा जब पकेगा। फिर धो के रखना, यही टैप वाटर है जिसमें दुनिया जहाँ के जरासीम और वो मौजूद हैं, उसको आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद समझना है कि मैंने सफाई कर ली, लेकिन वो सफाई नहीं होती, वो उल्टा नुकसान दे देता है। तो गोश्त को बगैर धोए आप जो है उसमें रखिए पैकेट बना के जितनी ज़रूरत है, और उसको फिर काबिल इस्तेमाल है कि आप जितनी ज़रूरत है उतना निकालें अपने से, और उसको बार बार पिघलाना और फिर दोबारा उसको वो करना, वो नुकसानदेह। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अल्लाह ताला ने गर्म मसालों की शक्ल में एक इतनी क्लासिकल रेंज दी हुई है, चाहे वो गर्म मसाले हों या वो हरे मसाले हों। ये मसाला जो है ये निकला है मुसले से, इस्लाह करने वाला,
हमारे खानों की इस्लाह के लिए ये चीज़ें बेहतरीन मौजूद हैं। क्यों है इसमें, क्या है गरम मसाला, हरे मसाले का फैक्टर, लेमन का फैक्टर, ये क्यों ज़रूरी है? इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालिएगा आप लोग, लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब जाने से पहले हकीम साहब बता रहे थे कि जो गरम मसाले हैं इनकी क्या अहमियत है। साथ साथ हरे मसालों का इस्तेमाल होता है, अदरक लहसुन हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेमन के इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सब करते तो हैं, पता नहीं है। हमारी नानी दादियों को शायद हमसे ज़्यादा पता था कि वो हमें ना इम्यून कर दिया कि ये डालने ही डालने। तो हकीम साहब क्या अहमियत है, आप बता रहे थे गरम मसाला। गर्म मसाले जिसमें पूरा ये जो रेंज है गर्म मसालों की, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, जवत्री, ज़ीरा, ये अगर हम तिब्बी यूनानी के अतबार से देखें, मिजाज के अतबार से गर्म खुश्क हैं तीसरे दर्जे में। सही। ठीक है। और इसके बाद फिर एसिड क्रिएशन, वो उसका एक खासा है कि जाके ये एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बेहतर कर देती है। हमारे खानों की जो ख़राबियाँ हैं उसकी हीक या और ऐसी चीज़ें, जैसे कोई चीज़ है जो देर तक पेट में पड़ी रहती है, नफाक है, बहुत ज़्यादा देर हज़म है, उसको जल्दी एब्जॉर्प्शन उसका रेट बढ़ा देती है, डाइजेशन उसकी अच्छी कर देती है। फिर हरे मसालों की आप कहते हैं जी तो बहुत गर्म खुश चीज़ें, तो आपने बता दिया तीसरे दर्जे में गर्म खुश। हरे मसाले जो हैं जितने भी, हरा धनिया, पुदीना, ये मिर्चें, ये सारी चीज़ें, ये उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं साथ साथ। और उनका भी एक फैक्टर है कि वो भी जनाब हाजमे के अतबार से भी और वैसे भी उनका एक अपना रोल है। तो इसलिए गर्म मसालों का इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे ये एक ऐसी ब्लेसिंग है हमारे यहाँ, ये जो बर-ए-सग़ीर का जो कुज़ीन है, कि इससे हमेशा फ़ायदा उठाएं। जो वेस्ट में एक पैटर्न है कि वहाँ मसाले ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते और है भी नहीं उनके पास, तो उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो ना करें। हमें अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, इसको फॉलो कीजिए। इससे आप बहुत सारे नुकसानात से जो इस तरह के डाइट्स के हैं उससे आप बच सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं अच्छे अच्छा, अंदाज मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आ गई। वो होता है ना डिफरेंट फूड्स की आप रेसिपीज़ देख रहे होते हैं, तो आपके पास ना मल्टीपल कंट्रीज़ की भी मेरे पास वो आ रहे होते हैं, वो आप एल्गोरिथम है ना वो शो कर रहा होता है। तो बाहर की जब इस तरह मैं खाने देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार ये क्रश पेपर इन्होंने इतनी सी बॉटल में रखी है, मेरे पास तो अगर इतनी सी बॉटल है मुझे तो उलझन शुरू हो जाए कि यार ये कैसे, इतनी तो मैं अंडे में डाल दूँ। तो हमारे यहाँ ओवरऑल जो है ना मसालों का वाकई बड़ा एक अलग जो है वो नजर, उनके बाद इतने छोटे छोटे मसाले होते हैं, स्प्रिंकल हल्का सा करेंगे और वो भी एक खैर हेल्दी है सारा कुछ खाना, लेकिन हम जरा अलग मिजाज के लोग हैं। नहीं ठीक है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, गरम मसाले साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। एसिडिटी, वही जो मैंने कहा ना, ज़रूरी है तेज़ाबियत होना, यानी तेज़ाबी होना हमारे में उसको स्टमक को, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। और इसके अलावा एक ना इन खानों के बाद एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में, तो वो उसको भी ख़त्म करते हैं। नहीं तो वो जो कावे का सिस्टम है वो अच्छा है ना, उसमें भी तो ये गरम मसालों का लोग अदरक का इस्तेमाल कहवा कर रहे होते पिए हैं खाने के बाद। मैंने देखा दालचीनी जैसे जो है दालचीनी ऐड कर ली आपने, एक आधी लौंग डाल ली, अदरक डाले तो उसका भी अदरक तो बेस्ट है खाने के बाद अगर आप स्पेशली ये जो यूज़ कर रहे हैं। अरब साइड पे जो कहवे बनते हैं ना, उसमें गर्म मसालों का इस्तेमाल, क्योंकि उनकी जो डाइट होती है बड़ी फैट और प्रोटीन रिच होती है। वो पूरे पूरे सालिम बकरे और दुम्बे और इस टाइप की चीज़ें, ऊँट वगैरह का इस्तेमाल होता है, बड़े हैवी खाने। तो उसके हज़म के लिए जो है वो कहवे, उसमें गर्म मसाले मौजूद होते हैं। वो क्लासिकल एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। हमारे यहाँ ये बलूचिस्तान और कोयटा साइड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी यही रिवाज है, सालिम बकरा, सालिम दुम्बा में 4-6 दिन कोयटा में मेरा स्टे था, तो वहाँ पे भी मैंने कहा भाई अब बकरे के अलावा कोई भिंडी और दाल भी मंगवाओ, तो वो हमारी फरमाइश। उन्होंने कहा ये क्या, हम अपने मेहमानों को दाल और भिंडी, मैंने कहा हमें मंगवा दो, आप बकरा एंजॉय करना, हम अब दाल खाना चाहते हैं। तो असल में ये है कि उनका तो रिवाज, लेकिन वो क्या करते थे, फ़ौरन खाना फिनिश हुआ, आप जो है वो कावा ले आएंगे और उसके साथ गुड़ होगा, कैंडी होगी, कुछ मीठा जो है ना साथ साथ होगा कि आप थोड़ा सा बहुत अच्छा है खाने और वो आप वो भी लें, कावा पीते रहें। स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। गुड़ का इस्तेमाल खाने के बाद, सौंफ अगर आप ले लें, अदरक का कहवा ले लें, तो ये तो बहुत अच्छे हैं अगर खाने के बाद आप इन्हें ले लें, तो ये स्टिमुलेट करते हैं और आपकी डाइजेशन बेहतर। हर खाने में ना हम लोग अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर, जैसे अभी बकरीद में तो होता है ज़्यादातर मैरिनेशन हैं या गोश्त धोने के लिए भी अदरक लहसुन आपने विनेगर ऐड किया, तो हकीम साहब इसकी क्या अफादियत है? अदरक लहसुन का जो कंटेंट हम हर सालन में डाल, पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, लेकिन डाल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस है। आपके फोरम से एक बहुत ज़्यादा एक मैसअप क्रिएट हुआ हुआ है, स्पेशली लहसुन, अदरक और प्याज के हवाले से। हाँ। कि हम पहले से पीस कर रख देते हैं इन चीज़ों को, मैश उसको वो किया और आपने स्टोर कर दिया। हमेशा याद रखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फ्रेशली चॉप्ड लहसुन हो, स्पेशली लहसुन, अदरक और इसी तरह प्याज, ये फ्रेशली चॉप्ड यूज़ कीजिए और अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप इंजॉय कर सकें। स्पेशली लहसुन की मैं बात करूँ अगर, तो लहसुन में कटने के बाद
एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो एक दूसरे एंजाइम से मिलके जो है वो एक ऐसा एक हार्मोन या एंजाइम बनाता है जो कि उसमें पहले हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो सिर्फ 5 से 10 मिनट उसकी लाइफ होती है। अच्छा, तो जब आपने उसको पहले से रख दिया तो वो तो खत्म हो गया। वोलेटाइल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उड़ जाता है सारा वो। तो उसमें आप उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले सकते। तो ये जो मामला चल रहा है हमारे यहाँ, वो मैरिनेटेड वो आ रही हैं चीज़ें बॉटल्स में पैक के, आप ये इस्तेमाल कीजिए। इसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए, ख़ासतौर पर जब आप गोश्त मीट लवर्स हैं आप, तो वहाँ आपको इन सब चीज़ों के लिए फिर वो चीज़ प्रॉपर फॉर्म में लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको ख्याल रखें। इसी तरह प्याज है, बहुत जल्दी इन्वायरमेंट से या वो जो फंगस और बैक्टीरिया वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। वो हमारे यहाँ रखे हुए होते हैं, हम सुबह काट दिया तो शाम को खा रहे हैं, शाम को काट दिया तो सुबह खा रहे हैं। और वो फ्रेश, ये सैलड्स जो हैं ये हमेशा फ्रेशली चॉप्ड हो और उसको आप इस्तेमाल करें और उसको प्रॉपर ढक के रखें। ऐसे ही अदरक का भी है कि अदरक जो है वो बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिडिटी के अतबार से उसका रोल जो, हालांकि वो अपनी टेम्परामेंट के अतबार से फिर वो गर्म खुश्क है, सही लेकिन वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है तेज़ाबियत में भी, उसको भी मैनेज करता है। यानी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है, ना बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, ना बिल्कुल ये कि उसको स्पाइक दे रहा है कि आपको बर्निंग शुरू हो जाए। ये उसका एक बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, ये जो प्याज वाला और हकीम साहब ने अदरक लहसुन वाला कहा है, अदरक लहसुन का तो मुझे नहीं पता था कि इसको भी अगर आप करके रखते हैं तो वो आपका न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। प्याज भी उमूमन क्या हो रहा है, प्याज को ग्राइंड कर रहे हैं बहुत सारी काट के और फ्रिज में रख रहे हैं, और प्याज बच जाती है, जैसे खाली छीली हुई है बच गई, फ्रिज में रख रहे हैं। तो वो कितना जो है ना, वो मैंने देखा था कि पढ़ा भी था कि वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडाइज मटीरियल सारा एब्जॉर्ब कर दे, वो आप डालें तो इसका क्या है ये न्यूट्रिशनल वैल्यू? और वो बेसिकली यही वाली बात है कि जो ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्शन हो जाता है, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो मैं आपको बता रही थी ना अभी इसी पे। तो ये सब आपके मतलब वो खुली रखी हुई है तो वो रिएक्शंस होने लगते हैं, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ गैसेज है ना, तो वो जब कोई चीज़ ओपन है और ऑर्गेनिक चीज़ है वो ख़राब होने लगती है, कटने के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ ख़त्म होने लगती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होने लगती हैं। तो बेहतर यही है कि आप उसी वक्त काटें और जितनी आपको कंज्यूम करनी है या जितनी आपको यूज़ करनी है उस वक्त, तो बस उतनी ही लें, एक्स्ट्रा ना लें, बेहतर है। सही बात वही है कि फ्रेश खाएंगे, जितना अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, आपका सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। खाने से मना नहीं है, लेकिन बार बार कहते हैं कि पोर्शन कंट्रोल करना वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। यानी अगर आप खानों में, ये हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बॉईल करके खाना शुरू कर दें, आप खाएं, मसालों का इस्तेमाल, जैसे हकीम साहब ने भी बताया कि सब बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको बैलेंस किस तरह से करना है, जैसे अभी वजन भी का न्यूट्रलाइज़ कैसे करना है, और फिर बाद में सॉफ्ट ड्रिंक्स के बजाय कहवे का इस्तेमाल करें। पुदीने की ड्रिंक अभी तो इतनी अच्छी है, बेहतरीन है, पुदीना आ रहा है, लेमन आ रहा है, बर्फ़ का इस्तेमाल करें, उसमें मिलाएं, उसको जो है ना ब्लेंड कर लें, स्मूदी बना लें और उसको सर्व भी करेंगे तो वही मेहमान भी बहुत खुश होते हैं वो ड्रिंक देख के, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वजिया, आपने हमें वक्त दिया। हकीम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।